नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तुगलक वंश। तो देखते हैं दोस्तों तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश में आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि तुगलक जो वंश है ना, उसका संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। जी हाँ, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। तुगलक वंश किसके बाद में आता है? तो पहले दिल्ली सल्तनत काल का सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और उसके बाद में एक वंश आता है जिसका नाम है खिलजी वंश, और खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी के बाद में अलाउद्दीन खिलजी आया था, मुबारक खिलजी आया था, नसरुद्दीन अमीर शाह आया था, खुसरो शाह आया था, जिसने कि खिलजी वंश को आगे बढ़ाया। लेकिन ये नसरुद्दीन जो है ना, वो अंतिम शासक था इस खिलजी वंश का। उसके बाद में एक नया वंश शुरू हुआ, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है ना दोस्तों, इसने इस वंश की स्थापना कर दी और इसने अपनी राजधानी कहां पर शिफ्ट कर दी? तुगलकाबाद शिफ्ट कर दी थी। और इसने एक उपाधि भी धारण करी थी दोस्तों, और वो उपाधि किस नाम से? गाजी मलिक के नाम से जानी जाती है। नहरों का निर्माण करने का अगर किसी शासक के पास में इसका प्रभुत्व जाता है, नहरों का निर्माण करने का, तो वो किसके पास जाता है? तो नहरों का निर्माण करने वाला जो शासक जिसको माना जाता है वो कौन था? वो ये गयासुद्दीन तुगलक ही था। दोस्तों, ये जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने क्या करा कि आर्थिक अपराधों के लिए अर्थात फाइनेंशियली अगर किसी का कुछ फॉल्ट हो जाता है तो उसको ना शारीरिक दंड देने का इसने क्या कर दिया? फिजिकल पनिशमेंट देने के लिए मना कर दिया। और साथ ही जितने ऋण वगैरह हुआ करते थे, जो लोन हुआ करता था, वो इसने क्या कर दिया? माफ कर दिया था दोस्तों। दिल्ली के पास में एक स्वागत समारोह में भाग लेने के लिए जा रहा था, तब इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी जब शासक होता है ना, तो वो शासक की मृत्यु जो है ना, वो महत्वपूर्ण कब हो जाती है? जब किसी दुर्घटना के फलस्वरूप यदि वो मृत्यु को प्राप्त होता है, तो वो मृत्यु इतिहास में, या यूं समझ लीजिए कि हमारे लिए एक प्रश्न बन जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक का निधन घोड़े से गिरने के कारण हुआ था दोस्तों। उसके बाद में अगर हम बात करें किसी दूसरे शासक की, तो हुमायूं को ले लीजिए आप। तो हुमायूं जो है ना, हुमायूं का निधन कैसे हुआ? हुमायूं की मृत्यु हुई थी दीन पनाह के महल के लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर। महाराणा प्रताप का निधन जो है वो धनुष की प्रत्यंचा को ठीक करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। और दिल्ली के पास में यहाँ पर स्वागत समारोह में भाग लेने जाते समय स्वागत द्वार या लकड़ी का भवन गिरने से क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है इस शासक की। तो दोस्तों इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा आप। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, इसके बाद जो शासक आता है जिसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ना, इसका वास्तविक नाम क्या था? तो आप ध्यान रख लेना, जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। इसको आप याद कैसे रखेंगे कि जो ये मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये जॉन सेना का बहुत बड़ा फैन था। किसका फैन था? जॉन सेना। नाम सुना होगा आपने, जॉन सेना। WWE में एक फाइटर आया करता था, तो आप इसमें इसका स्टार्टिंग वर्ड जो और इसका लास्ट वर्ड ले लेना ना। तो जॉन सेना का फैन था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसे? पागल बादशाह। लेकिन खास बात क्या है कि इस समय का सबसे शिक्षित और विद्वान और योग्य अगर कोई शासक था ना, तो वो यही था। मतलब कि दोस्तों ये पढ़ा लिखा था, योग्य था, परंतु फिर भी इसे इतिहास में ना पागल बादशाह कहा गया है। ध्यान रखिएगा, इसे पागल बादशाह क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने ना बहुत सारी योजनाओं का निर्माण किया, सांकेतिक मुद्राएं जलाई, परंतु इसकी ज़्यादातर योजनाएं जो है ना वो विफल रही, और फिर भी ये योजनाएं बनाते रहता था। इस कारण से इसे इतिहास में पागल बादशाह के नाम से जाना गया है दोस्तों। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या, इसने अपनी असफल योजनाओं के लिए प्रसिद्ध है। सांकेतिक मुद्राएं चलाई, चांदी के स्थान पर तांबे और कांसे की इसने मुद्राएं चलाई थी। दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया? देवगिरी या दौलताबाग को अपनी राजधानी इसने शिफ्ट कर लिया था। और इसने क्या किया कि दोआब कर में वृद्धि कर दी। दोआब कर क्या होता है? देखो, दोआब कर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक नदी जा रही है और एक नदी जो है ना वो इधर से आ रही है। जहाँ पर नदियों का संगम होता है, उसका आसपास का जो क्षेत्र होता है ना, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, आप का मतलब होता है नदी, तो दो नदियाँ जहाँ पर आकर के मिलती है, वो वाला जो क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। तो वो उपजाऊ वाले क्षेत्र में जो है ना फसल और धन धान्य बहुत अधिक होता है। इसलिए इसने क्या कर दिया, उस क्षेत्र को है ना जो है उसमें करों में क्या कर दी? वहाँ पर वृद्धि कर दी थी। इसने एक दीवाने कोठी नाम का एक डिपार्टमेंट भी स्थापित किया था।
इसके समय में मोरक्को निवासी इब्न बतूता जो है ना वो क्या आया था, वो भारत आया था। अब इस बात को कैसे याद रखना, देखिए इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था, तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। किसके समय में, मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखिए इसको हम याद ऐसे रखने वाले हैं, आपने एक फिल्म है जिसका नाम है इश्किया, उसमें एक गाना आता है इब्न बतूता बगल में जूता, सुना होगा आपने, उसी से हम याद करते हैं। देखिए इब्न बतूता बगल में जूता, यानी इब्न बतूता जब भारत में आया था ना तो वो बगल में जूता दबा करके आया था, यानी कि वो बिन जूतों के भारत आया था। तो इब्न बतूता भारत कैसे आया था, बिन जूतों के, तो बिन से आप क्या याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, किसको, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया, और बाद में क्या बना दिया गया, राजदूत, और राजदूत बना करके कहाँ भेज दिया गया, चीन। और इसने एक पुस्तक भी लिखी जिसका नाम था रहला। तो याद कैसे रखेंगे कि आप है ना ऐसे याद रखेंगे कि बिना जूतों के ये आया, इसको हमने रेल में बिठाया, चीनी खिलाई और भेज दिया, चीनी खिलाई और भेज दिया। तो इब्न बतूता बिना जूतों के आया, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया, रेल में बैठाया, यानी रेल से आप याद रखेंगे रहला नामक पुस्तक लिखी, और चीनी खिलाई, इसका मतलब ये कहाँ गया था, चीन चला गया था। उसके बाद में प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में पार्टिसिपेट करता था। दोस्तों ये ना पहला सुल्तान था, ये दिल्ली सल्तनत काल का पहला ऐसा सुल्तान माना जाता है जो कि हिंदुओं के त्यौहार होली में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया करता था। आगे चलते हैं दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों दक्षिणी जो भारत हमारा है उस दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसने क्या किया, दक्षिणी भारत के क्षेत्र में इसके समय में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे। 1336 में इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने जो है ना यहाँ पर नया शुरुआत कर दी एक विजयनगर साम्राज्य की। सल्तनत काल में सर्वाधिक विद्रोह इसी के समय में हुए थे। दोस्तों इसके बाद में 1351 से लेकर 1388 तक का जो समय था उस शासक का नाम था फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा का पुत्र था ये फिरोज शाह तुगलक, मतलब इसके क्या लगता था, इसके कजिन लगता था। नहरों और शहरों के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार आदि बहुत सारे शहरों की स्थापना की थी। इसने दीवान ए खैरात, यानी कि जो लोग दान देना चाहते हैं उनके लिए एक दान विभाग जिसको दीवान ए खैरात नाम दिया, वो विभाग की स्थापना भी की थी। दीवान ए खैरात के अलावा दोस्तों इसने और भी बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, जिसमें एक आता है दफ्तर ए रोजगार, एक आता है दफ्तर दीवान ए इस्तिहाक और एक आता है दीवान ए सफ़ा। दीवान ए सफ़ा, सफ़ा शब्द मैं आपको बता देता हूँ, सफ़ा का आपने एक नाम सुना होगा, सफ़ा खाना। तो सफ़ा खाना किसके लिए बोला जाता है, हॉस्पिटल वगैरह, यानी जिसका संबंध किससे हो, चिकित्सा से संबंधित हो। तो चिकित्सा विभाग भी इसने मेडिकल डिपार्टमेंट भी इसने स्थापित किया था। इसने ब्राह्मणों पर एक कर लगाया जिसका नाम था जजिया कर। अब दोस्तों ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम इसने कर लगाया जजिया कर। इसका मतलब क्या है कि जजिया नाम का एक टैक्स होता था उस जमाने में जो कि गैर मुस्लिम से लिया जाता था, और गैर मुस्लिम से ये जो टैक्स लिया जाता था इसमें ब्राह्मणों से, इससे पहले वाले जो शासक थे वो टैक्स नहीं लेते थे, अर्थात ब्राह्मणों से सबसे पहली बार ये टैक्स वसूलने का जो कार्य सबसे पहले प्रारंभ किया वो इस फिरोज शाह तुगलक ने किया था। टोपरा और मेरठ, जी हाँ, अशोक के स्तंभ थे टोपरा और मेरठ के, इनको वो कहाँ लेकर के आ गया था, वो दिल्ली लेकर के आ गया था। इसने खरबूजे और अंगूर की खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया दोस्तों। इसने 1200 अलग अलग प्रकार के फलों के बगीचे भी लगवाए थे। मुख्य रूप से खरबूजे और अंगूर की खेती दोस्तों इसने हो सकता है इसलिए कहा जाता है कि इसलिए फेमस करवाई हो या प्रोत्साहित किया हो, उनका प्रमोशन किया हो, क्योंकि अंगूर और खरबूजे से उस समय में है ना शराब का निर्माण वो लोग करते होंगे, जिसके कारण से आमदनी या आय जो है ना वो अधिक होती होगी। इसके शासनकाल में 1,80,000 दास हुआ करते थे, और दिल्ली सल्तनत काल का पहला शासक जिसने क्या करा, आमदनी का ब्यौरा, यानी जितनी भी रेवेन्यू आ रही है उन सभी रेवेन्यूज का लेखा जोखा रखना, उनकी डिटेल्स रखने का जो परंपरा शुरू करी वो किसने रखी, वो शुरू करी इस फिरोज शाह तुगलक ने। दोस्तों इसने एक स्वयं ने किताब भी लिखी अपनी आत्मकथा जिसका नाम था फुतुहात ए फिरोज शाही। जी हाँ, तारीख ए फिरोज शाही नाम की भी एक पुस्तक है जिसे जियाउद्दीन बरनी या अफीज नाम के व्यक्ति ने लिखी थी। और फुतुहात ए फिरोज शाही किसने लिखी थी, इसने स्वयं ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। दोस्तों एक शब्द है ना इंग्लिश का ऑटोबायोग्राफी, इसके बारे में शायद आप जानते होंगे कि अगर कभी शब्द आता है बायोग्राफी, तो बायोग्राफी का मतलब होता है कि कोई और
अगर आपके बारे में लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी का मतलब यदि व्यक्ति स्वयं अपने बारे में कुछ लिखता है पुस्तक में तो वो ऑटोबायोग्राफी के नाम से जानी जाती है। मिस्र के खलीफा से 2 बार क्या लेकर के आया था ये? मिस्र के खलीफा से 2 बार सर्टिफिकेट लेकर के आया था। जी हाँ, मिस्र के खलीफा से क्या लेकर के आया था? ये मध्यकालीन सुल्तान ऐसा था जो खलीफा का नायाब भी कहलाया और 2 बार क्या लेकर के आया? सर्टिफिकेट भी लेकर के आया। दोस्तों ये जो खलीफा नाम का पद होता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, तो वहाँ से इसने क्या किया कि ये जो खलीफा है वहाँ से ये 2 बार मान्यता पत्र लेकर के आया था और इसने एक उपाधि धारण कर ली खलीफा का नायाब। अब उसके बाद में क्या हुआ? एक नया शासक आता है जिसका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। ध्यान रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद जो है ना दोस्तों, वह इस तुगलक वंश का क्या था? अंतिम शासक था। क्या था? नसीरुद्दीन महमूद इस वंश का अंतिम शासक था। 1398 में तैमूर लंग ने इसके समय में क्या कर दिया था? भारत पर आक्रमण भी किया था। अब दोस्तों इसके बाद में एक नए वंश की शुरुआत हम लोग बात कर लेते हैं जिसका नाम है सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, परंतु फिर भी ये दिल्ली सल्तनत काल का हिस्सा है, तो हम इसको भी एक बार देख लेते हैं। और वो क्या है कि सैयद वंश, खिज्र खान ने इसकी स्थापना करी। ये स्वयं को किस नाम से जानता था? ये स्वयं को रेयत ए आला कहता था दोस्तों, है ना। ये स्वयं को क्या कहता था? रेयत ए आला कहकर पुकारता था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। मुबारक शाह ने मुबारकाबाद की स्थापना करी और तारीख मुबारशाही नामक एक पुस्तक जो है वो किसने? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या है? तारीख मुबारक शाही। तो ये बात भी आप थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों एक नया शासक आया जिसका नाम था मोहम्मद शाह। मुबारक शाह के बाद में उसका भतीजा जो है ना मोहम्मद शाह, नेफ्यू जो है मोहम्मद शाह, वो गद्दी पर बैठता है और इसने सरवर उल मुल्क यानी कि अपने वजीर की हत्या करवा दी। किससे करवाई थी? तो ध्यान रखिए, कमाल उल मुल्क से इसकी हत्या करवा दी थी। मुल्तान के एक सूबेदार था बहलोल लोदी, है ना, बहलोल लोदी। जी हाँ, बहलोल लोदी जो लोदी वंश का संस्थापक भी रहा है, आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। और खान ए खाना की उसको क्या दी थी? उपाधि इसने दी थी। अब क्या हुआ दोस्तों कि उसके बाद में एक नया शासक आया जिसका नाम था अलाउद्दीन शाह। 1445 से 1451। ये इस वंश का अंतिम शासक था, है ना। आराम पसंद और विलासी था, मतलब उसको शासन व्यवस्था में ज़्यादा कोई विशेष इंटरेस्ट नहीं था, है ना। और इसके वजीर हमीद खान ने बहलोल लोदी का दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए भी आमंत्रित किया गया और इसके बाद में ये कहाँ चला गया? ये चला गया पाकिस्तान। सारी कुछ अपना जो राजपाट है वो हमीद खान कुछ सौंप करके ये वहाँ से चला जाता है। हमीद खान जो है इसको हरा देता है बहलोल लोदी और बाद में एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है जिसका नाम क्या है? लोदी वंश। तो लोदी वंश की शुरुआत यहाँ से होती है और जैसे मैंने आपको बताया हमीद खान को मार करके इसने बहलोल लोदी ने एक नए वंश की शुरुआत कर दी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था लोदी वंश। 1476 में पाकिस्तान में ही अलाउद्दीन शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु। लेकिन इसका वंश यहाँ पर समाप्त हो चुका होता है पहले ही, मतलब इसकी शासन व्यवस्था 1451 में इससे चला जाता है, छिन जाता है और यहाँ पर एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दोस्तों लोदी वंश। लोदी वंश की मैं बात कर रहा हूँ। 1451 में इसकी कहानी शुरू हुई और कब तक चली? 1526 तक। अफगान बहलोल लोदी इसका पहला शासक था। जी हाँ, एक अफगानी था जिसका नाम था बहलोल लोदी, है ना। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है। तो बहलोल लोदी जो है ना दोस्तों, इसने एक नए वंश की शुरुआत कर दी जिसे अफगान वंश का या लोदी वंश का संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली का प्रथम अफगान राज्य का प्रस्तावक इसे ही कहा जाता है। लोदी काल में सबसे ज़्यादा मकबरे बने थे दोस्तों, इसलिए मकबरों का युग कहलाता है ये लोदी काल। सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा वर्षों तक अगर कोई व्यक्ति शासन रहा था तो वो लोदी वंश का ये बहलोल लोदी ही रहा था। बहुत वर्षों तक इसने शासन किया। सिकंदर लोदी, वास्तविक नाम इसका निज़ाम खान था, बहुत सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता था। जी हाँ दोस्तों, निज़ाम खान बहुत अच्छा शासक माना जाता है, बहुत अच्छी तरीके से इसने शासन व्यवस्थाओं को चलाया था और 1504 में यमुना नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में आगरा नामक नगर की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, शाहजहां ने बनाया था आगरा में ताजमहल, लेकिन अगर पूछा जाता है प्रश्न में
कि आगरा नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी, तो वो करने का श्रेय, आगरा की स्थापना का श्रेय किसको जाता है, सिकंदर लोदी को जाता है। सिकंदर बहुत अच्छी कविताएं लिखा करता था और कविताओं में अपना नाम क्या लिखता था, गुलरुखी लिखता था। जी हाँ दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में एक पेन नेम होता है और वो जो पेन नेम होता है ना, उसके नाम के आधार पर या उस कविता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में लोग उस नाम से ही अपनी कविताएं या रचनाएं लिखते हैं। तो ये गुलरुखी नाम से अपनी कविताएं लिखा करता था। सिकंदर लोदी ने क्या कर दिया कि मुहर्रम पर ताजे निकलवाना बंद कर दिया था। मुहर्रम, जी हाँ, मुस्लिम संप्रदाय में एक त्यौहार होता है मुहर्रम, जिसमें ताजे निकाले जाते हैं। उन ताजियों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था तथा महिलाओं का जो है ना वो पीरों की मज़ार पर जाने पर भी इसने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी दोस्तों। 1517 में गले की बीमारी के कारण क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। 1517 में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और इसके बाद जो शासक आता है जिसका नाम क्या था, इब्राहिम लोदी। जी हाँ दोस्तों, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी इस लोदी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर के साथ में, और बाबर के साथ जब ये युद्ध होता है तो हार जाता है इब्राहिम लोदी और लोदी वंश हो जाता है समाप्त। 1526 में भारत में एक नया वंश आता है जिसका नाम था मुगल वंश, और मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर था। तो दोस्तों, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन, इब्राहिम लोदी, है ना। और ये दिल्ली सल्तनत काल का भी अंतिम शासक माना जाता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। दोस्तों, इस बात को हम थोड़ा सा कैसे याद रख सकते हैं कि भाई बाबर जो था ना, कौन, बाबर, तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने ना युद्ध में सबसे पहली बार किसका इस्तेमाल किया, तोप का इस्तेमाल किया था, और जिसकी वजह से ये जीता भी था। तो भारत में जो युद्ध हुए उनमें सबसे पहली बार तोपों का इस्तेमाल करने का श्रेय किसको जाता है, बाबर को। और बाबर ने कौन से युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में किसको हरा दिया था, इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। किसको हराया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद लोदी वंश समाप्त हो गया और एक नए वंश की शुरुआत हो गई जिसका नाम था मुगल वंश, है ना। तो कब हराया, 1526 में। अब इस पूरी कहानी को हम देखो कैसे याद रखने वाले हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, परीक्षा में इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं कि बाबर सबसे पहले बार युद्ध में किसका प्रयोग किया, मतलब तोप का इस्तेमाल किसने किया, बाबर ने किया। बाबर ने किसको हराया, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में कब युद्ध हुआ, 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये बहुत सारे प्रश्नों के रूप में आ जाता है। अब इस पूरी चीज को हम याद कैसे करेंगे, देखो बस इतनी सी बात आपको एक सेंटेंस ध्यान में रखना है कि तोप का इस्तेमाल सबसे पहली बार किसने किया था, बाबर ने किया। तोप का इस्तेमाल सबसे पहली बार बाबर ने किया। तोप का इस्तेमाल आज भी करते हैं, तोप का इस्तेमाल हम आज भी करते हैं। कब करते हैं, तोपों से सलामी हम देते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तो 1526, 15 अगस्त और 26 जनवरी को, ठीक है साहब। अब आगे चलते हैं, कौन सा युद्ध था, पानीपत का। तो याद रखिएगा कि पानी जब जमता है तो क्या बन जाता है, हिम, और हिम जब पिघलता है तो क्या बन जाता है, पानी। तो यहाँ पर इब्राहिम पिघल गया और क्या बन गया, पानी बन गया। तो वहां से हम याद रखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ और जिसमें ये हार जाता है और उसके बाद में एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है, मुगल वंश की। मुगल वंश को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।